करेगा, आपको डबल ऑथेंटिकेशन उन्होंने वो दे दिया। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज डेटा सेंट्रलाइज्ड है। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? डेटा लॉस होने का प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब डिसेंट्रलाइज पड़ा होगा तो डेटा सिक्योर हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है। क्वालिटी इंश्योरेंस की हम अगर बात करते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस कैसे हो सकती है, क्वालिटी इंश्योरेंस में आप मिसाल ले लें मेडिसिन की। कल मुझे याद नहीं मैंने मिसाल दी थी कि नहीं दी थी, कि अगर मेडिसिन किसी कंपनी की इस तरह से आ जाती है, ठीक है, अभी क्या कोई भी उसको सेंट्रलाइज उसको चेंज कर सकता, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाया, वो अपना नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, उसने कंपनी को बताया, उसने मेडिकल स्टोर से चीजें उठाई और लेके आके खुद ही उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से उसको चेंज किया और दोबारा मार्केट में रख दिया। कोई पूछ गूछ वाला नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई ट्रैकिंग सिस्टम है। तो इसलिए होगा क्या कि आपने शायद कभी सुना भी होगा, कोई बंदा जो है यानी उसने दवाई खाई और उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो एक्सपायरी भी कई दफा आपको मिल रही होती है मेडिसिन। लेकिन ये सिस्टम आने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो आपको पूरे का पूरा रिकॉर्ड दे रहा होगा कि ये कब शिप हुई, कब बनी, कब इसकी पैकिंग हुई, कब शिप हुई, कब पाकिस्तान पहुंची और पिछले कितने देर से ये मेडिकल स्टोर पे पड़ी हुई है। ठीक है। तो इसलिए चीजों की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। यानी अब आप इसके केस स्टडी सोचना शुरू करें मल्टीपल, इसको एग्रीकल्चर में ले आए, इसको आप मीट के ऊपर ले आए, ठीक है, यानी कि फूड आपका जितना भी है रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट कर लें, तो कितना बड़ा पूरे का पूरा एक केस स्टडी बन सकता। ठीक है। अच्छा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहां पे मैं एक बात करता हूं तो जो मैं पुराने मुझे जानते हैं वो हंसेंगे दोबारा इस बात पे कि मैं जब अपने ही बैंक को अपने ही पैसे निकलवाने के लिए जो पैसे देता हूं, मुझे उस बात पे तब चढ़ती है हमेशा। ठीक है। उससे वो एक तो ईयरली कॉस्ट भी मेरे से ले रहे हैं और फिर मैं हमको हर ट्रांजैक्शन पे भी पैसे दे रहा हूं। क्यों भाई? तो कल जो हमने बात की थी कि कल आपको कोई बंदा, यानी कि आपके किसी भाई के पास सपोज करें पैसे खत्म हो गए हैं, वो शॉपिंग करने गया है और पैसे जी अभी उसके अकाउंट में नहीं है, वो सिंपल आपको व्हाट्सएप करता है एक कोड, यानी कि अपना एड्रेस, आप उसको स्कैन करते हैं और जितने पैसे उसको चाहिए भेज देते हैं। ये चीज अभी यानी यूबीएल की उसमें आती है, अगर आप लोगों ने उसका इश्तिहार देखा हो तो उसमें ये चीज आपको नजर आती है कि बच्चा अपने दादाबू के पास आता है कि जी मुझे वो दे दें, तो वो दादाबू कहते हैं मेरे पास कैश तो नहीं, कहते हैं आप ना अपना अकाउंट ओपन करें मैं उससे ले लेता हूँ। यस, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? सेंट्रलाइज डेटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी हुई, वो मैं जान के नहीं लिखता होता, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन है तो मैं आप लोगों को बताया, तो मैं आप लोगों से उस तरह इंटरेक्शन नहीं कर सकता हूँ। यहां पे एक चीज नहीं लिखी हुई कि हमेशा अवेलेबल रेजिलियंट डेटाबेस, रेजिलेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हर टाइम पे हर वक्त डेटाबेस अवेलेबल है आपके लिए। यानी वो 98 लोग, उनमें से अगर एक भी बचा हुआ है तो वो गवाही देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो कंसेंसस देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से रेजिलेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ब्लॉकचेन के, कि ब्लॉकचेन कब आनी चाहिए और कब ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको, जो आखिरी हमारा लेक्चर होगा उसमें, क्योंकि और बहुत सारी, क्योंकि तब तक आप ये लोग चीज समझ चुके होंगे कि ब्लॉकचेन है क्या और कहां कहां पे इसके यूज केसेस बन सकते हैं। तब मैं जब आपसे और एडवांस यूज केसेस की बात करूंगा या उसमें जो जॉब रोल्स हैं उस पर बात करूंगा, या तो वो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी बात। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की। कल भी ये किसी ने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, सबको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। सेंट्रलाइज में हमेशा प्रॉब्लम होती है, यानी यहां पे आप मिसाल ले लें गूगल और हवावे का जो प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है। गूगल ने जितने लोग हवावे पर थे सबको साइन आउट कर दिया था ऑटोमेटिकली। आप उनको दोबारा यानी वो लोग नहीं आ सके थे, यानी बाद में उन्होंने कहा ठीक है जी, लोगों ने कंप्लेन की, और यानी गूगल अगर आपको आज कहे कि जी आपका डेटा ठीक है मेरे पास पड़ा रहने दें और आप मुझे ईयरली $500 दे दें, आपको देना पड़ेंगे। क्योंकि जब भी सेंट्रलाइज चीज होती है ना, तो आप ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात आगे लेके चलते हैं। हम लोग फेसबुक के इतने एडिक्टेड हैं, अगर फेसबुक हमें आज कहे ना कि आप हमें मुझे पर मंथ $1 दें अगर आपने मेरी ऐप यूज करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी इंकार करेगा। या व्हाट्सएप वाले हमें, अब व्हाट्सएप भी बाय द वे फेसबुक का है,
लेकिन अगर वो हमें कहें कि $1 आप मुझे मंथली देना शुरू कर रहे हैं, $1 इज नथिंग फॉर, यानी कि जितने लोग हम में से बैठे हैं, लेकिन इसको मैथ लेवल पे सोचें, कितने लोग कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप से, कितने लोग कनेक्टेड हैं फेसबुक से, ठीक है, और उनको पर मंथ कितने डॉलर जाना शुरू हो जाएंगे, जस्ट थिंक। या इसकी एक और मिसाल देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, मैं जरा एक चार्जर अपना उतारूं। ओके, अच्छा, अब इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि जैसे आप लोगों ने मीटर देखा होगा अपना बिजली का, उसके ऊपर ना फेजेस की एक लाइट जल रही होती है, ठीक है, कभी देखा आप लोगों ने? यस और नो में मुझे चैट पे आंसर कर दें अगर आप लोग, तो बहुत मुनासिब हो जाएगा। जो लाइट जल रही होती है ना मीटर के ऊपर आपके, ओके ग्रेट, एक जवाब आ गया, फाइन, ओके। तो वो जो लाइट होती है ना, बेसिकली वो भी कंज्यूमर की जेब से जा रहा होता है उसके पैसे, ठीक है। अच्छा, अब आपको इतनी सी ब्लिंकिंग लाइट है, सपोज कर लें उसके 50 पैसे पड़ते हैं आपको पर मंथ, सपोज कर लेते हैं। उन 50 पैसों में अब आप सोचे कितने मीटर्स लगे हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो पर मंथ वो नथिंग, वो लाइट किसी को कोई फायदा नहीं दे रही, ठीक है, और वो कितने पैसे बना रहे हैं। अगर हम इसी को डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी कि वापडा को, अभी तो सेंट्रलाइज है ना वापडा, कोई प्राइवेट कंपनीज आ जाए, जैसे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये चली थी कि जी प्राइवेट कंपनीज आने लगी, तो ऑटोमेटिकली चीजें डाइवर्सिफाई होना शुरू हो जाएंगी। लोगों, अब वो आगे कहते हैं जी कि हम आपसे इस चीज का चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से ये चीजें, अब आपको समझ आ रही है कि जब सेंट्रलाइज चीजें होती हैं तो बंदा आपको ब्लैकमेल कर सकता। इसी तरह अब हम दोबारा वो बार्टर सिस्टम वाली मिसाल में जाते हैं, अब आपको शायद ज्यादा अच्छा तरीका कि अगर एक गवाह होता तो मुकर जाता, यानी कि कल में मैंने ये बात की थी कि ए के पास गोल्ड, बी के पास वीट, उन दोनों ने ट्रांजैक्शन कर ली, ए की नीयत खराब हो गई कि जी मैंने तो वीट यूज कर ली है इसमें से इतनी, ओके जी मैं जाके कहता हूँ, तो अगर एक बंदा होता जो कि सेंट्रलाइज होता, उसको जाके वो कहता, तो वो कहता ठीक है भले मुझे बीच में इतना हिस्सा दे दो, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। वो क्या कर, अगर अब 98 लोगों को लेके आना एक साइड पे तो प्रॉब्लम हो गई, ये फायदा है डिसेंट्रलाइज होने का, ठीक है। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तस्वीर के अंदर कंट्रोलर एक डेटाबेस है, ठीक है, वो उसको कोई भी चेंज कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते, वो उसको यूज करने की कोई भी टर्म्स लगा दे, कोई आप कुछ कर ही नहीं सकते वहां पे। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज चीजें होंगी, जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, तो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। अच्छा, इस पिक्चर का मकसद ये है, अभी क्या होता है, सर्वर होता ये है जो आपको रिस्पॉन्स करता है क्यूरी का, और यूजर क्या होता है जो क्यूरी कर रहा होता है, ठीक है। इन दिस केस जब डिसेंट्रलाइज होंगी चीजें, तो हर बंदा क्यूरी भी कर सकेगा और आंसर भी कर सकेगा। यानी मैंने डेटाबेस अपने मोबाइल में रखा हुआ है, जैसे कल मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग की गालिबा बात की थी, ठीक है, मेरा पूरा डेटाबेस इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं वेरीफायर किसी के लिए भी तो बन सकता हूँ, यानी एक बंदे ने भेजी जी एक क्यूरी, तो मेरा, मैं उससे नियरेस्ट था, तो फौरन उसे रिस्पॉन्स चला गया कि ओके दिस इज वेरीफाइड। तो इसी तरह जब मुझे रिक्वायर्ड होगी कोई चीज, ठीक है, तो मेरे लिए भी चीजें इसी तरह अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन का फर्क है। अच्छा, अगर हम बात करें टोकन्स की, यानी हमने भी थोड़ी देर पहले कुछ बेनिफिट्स बात की है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अभी देखें, अभी टोकनाइजेशन जो होती है ना, देखें, इसका एक बड़ा मजे की मिसाल देता हूं। हम सब माशाल्लाह अपने तौर पे जितनी, जैसे आजकल जो कोविड-19 के चक्कर में हम सब जितना कर सकते हैं कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जिसको जितनी इस्तात दी है उतनी हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की। अब उन्हीं लोगों में कुछ प्रोफेशनल्स भी आके बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं इसको आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं पिछले दिनों गाड़ी लेके निकला, तो एक इशारे पे एक बंदा जो मांग रहा होता था ना पैसे, वो उसको मैंने देखा वो बेलचा वगैरह लेके तो बैठा हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा इसने मजदूरी शुरू कर दी।
तो बाद में समझ आई कि नहीं नहीं, ये तो पूरा जो है उस तरह का काम शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर जितनी एनजीओज हैं वो टोकनाइजेशन पे आ जाएं, उनके पास कोई बंदा हेल्प के लिए जाता है कि जी मुझे आप मेरी हेल्प करें खाने के सिलसिले में, ठीक है, आप उसको जो टोकन जनरेट करके देते हैं वो सिर्फ खाने वाली जगहों पे चल सकता है और किसी जगह वो चलेगा ही नहीं। एक बंदा आता है, जी मुझे कपड़े खरीदने हैं, आप उसको जो टोकन एनजीओ जनरेट करके देंगी वो सिर्फ कपड़े ही खरीद सकता है, यानी कि डिफरेंट स्टोर जो उन्होंने उसके ऊपर वेरीफाई करवाए हुए हैं, यानी कि जो उनको उनके लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक बंदे को तो बेसिकली अब सोचें कि टोकनाइजेशन का क्या फायदा है, यानी आपने रेलेवेंट टोकन्स बना के प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, लोग उस पे जाएंगे और सिर्फ वही काम कर सकेंगे। ये नहीं होगा कि आपने किसी को सौदा सल्फ लेके दिया, उसने दोबारा जाके दुकानदार को बेच दिया आधे पैसों में। बात समझ आ रही है? तो टोकनाइजेशन का ये फायदा है, ठीक है, कि आप पैसों के बदले उनको टोकन जनरेट करके दे दें। इसकी अभी हम जब केस स्टडीज में जाएंगे और मैं आपको इसकी बहुत सारी मिसालें दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसी तरह आप उसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, कॉमर्स में, बिजनेस प्रोसेस, जैसे मैंने अभी बात की। ठीक है, कि उसके अगेंस्ट कोई बंदा कोई खास चीज ही ले सकता है, यानी अभी पैसों के बदले जी यानी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको ऐसे ले लें कि मैं नॉर्मली एक मिसाल देता होता हूं अपनी क्लासेस में कि हो क्या कि दराज डॉट पीके की मिसाल लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। एक बायर है और एक सेलर है, बीच में दराज डॉट पीके है। अच्छा, बायर ने अपने उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक सेलर वेरीफाई ना करे। अच्छा, अब सेलर के लिए इधर क्या फायदा है, बाय द वे पहले उस चीज को, एक सिनेरियो को समझ लेते हैं। सेलर ने क्या किया, उसने पैसे रखवा दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब तक वेरीफाई नहीं होगा कि बायर की चीज ओरिजिनल है और मेरे पास सही तरीके से पहुंच गई है, तब तक पैसे उसको रिलीज नहीं होंगे। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। डिसेंट्रल ये जो अब सिस्टम है, ये पूरे का पूरा वेरीफाई करेगा कि ठीक है जी, सेलर अभी उस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जाते हैं कि वो पूरा वेरीफाई करेगा कि इसके पास इतने पैसे भी हैं कि नहीं कि ये चीज परचेज कर सके, बायर को ये फायदा हो रहा है चीज भेजने से पहले। अब जब उसने चीज भेज दी, सेलर को ये फायदा, जैसे ही उसने वेरीफाई किया उसने पैसे उसको जो है रिलीज कर दिए। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस बन गया। इसी वजह से इसको ट्रस्टलेस नेटवर्क भी कहते हैं, वो अभी आगे चल के दोबारा पढ़ते हैं। इसीलिए इसको ट्रस्टलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, कि आपको सिस्टम पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, किसी आम बंदे पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं पर्सनली ई कॉमर्स पे काफी दफा विक्टिमाइज हो चुका हूँ। ठीक है, इसलिए ये मिसाल मुझे ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, ओके। यही देखें कन्वेंशनल सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ये जो अभी मैंने आपको मिसाल दी कि जी मैं विक्टिमाइज हो चुका हूँ, ठीक है, कि मैंने मंगवाया कुछ आया कुछ। ठीक है, यानी इसकी मिसाल आपको मैं ये दे देता हूँ कि जी मुझे ना एक दफा गालबन 1500 रुपए में 2 एयरफोर्स की जैकेट्स मिल रही थी। ठीक है, बड़े उस पर प्लेन्स वगैरह बने हुए थे और ये वो, तो मैंने ऑर्डर कर दी। मुझे आया क्या, बेसिकली इस साइज का आप इमेजिन कर लें, एक अपर था, वो क्या होता है हुडी साइज सा था, जो शायद मेरे सबसे छोटे बच्चे को भी ना। ठीक है, तो इस तरह और भी बड़ी दफा हुआ है। आप मेकअप का सामान कोई खातून मंगवाती हैं तो वो लिखा कुछ होता है, आता कुछ और है। ठीक है, तो हम सब इसके विक्टिमाइज बनते हैं। लेकिन अगर हम उस मिसाल पे चलें, जो अगर हम उसको ले आए, तो मुझे किसी भेजने वाले पे ट्रस्ट नहीं करना, मुझे सिस्टम पे ट्रस्ट करना। भेजने वाले को, सेलर पे ट्रस्ट नहीं करना, उसको सिस्टम पे ट्रस्ट करना कि उसने मुझे वेरीफाई कर दिया कि इसके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए वो, अब देखें, वो इनएफिशिएंट था, मुझे वो एक्सपेंसिव भी पड़ा और वल्नरेबल तो मेरे लिए था ही था। ठीक है,
आई होप यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, राइट? अच्छा, अच्छा, कुछ देखें, जहां पे चीजों के फायदे होते हैं वहां पे नुकसान भी होते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज ब्लॉकचेन अभी नई टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि बड़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी है और हम उसके ऊपर जो मर्जी करते रहे, हमें मजा भी बड़ा आएगा और सब कुछ। तो देयर आर ड्रॉबैक्स, ठीक है। जैसे इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें स्केलेबिलिटी का एक इशू है। अभी हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करते हैं जो बिटकॉइन यूज करता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आप यानी आपको कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अब जिसके पास कंप्यूटेशनल पावर नहीं होती, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा उसको। तो बेसिकली यानी अभी अगर आप में से किसी को पता हो कि क्रेडिट कार्ड की जो पर सेकंड ट्रांजैक्शन है वो कितनी होती हैं पूरी दुनिया में, डू यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? अगर लिख सकते हैं तो प्लीज, अगर आप मुझे लिख के बता दें कि किसी को पता है कितनी होती हैं। नो आइडिया, ओके, चलें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12,000 पर सेकंड ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। ब्लॉकचेन की पर सेकंड ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो 7 से 10 होती हैं। बहुत बड़ा गैप है स्केलेबिलिटी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, इससे परेशान नहीं हो जाना कि जी क्या ब्लॉक आने रुक जाते हैं, ब्लॉक बनने रुक जाते हैं? नहीं, ब्लॉक उसी तरीके से बन रहे होते हैं। एक चीज को वेरीफाई होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। देखें, इसमें जब आप डबल ऑथेंटिकेशन लगाएंगे तो ऑब्वियसली वेरीफाइंग के लिए चीज आती है। जैसे अगर हम मिसाल देते हैं वोटिंग की, कल शायद हमने डिस्कस किया था कि जी उसके अंदर मुझे पहले थंब लगा, नहीं, मुझे पहले अपना नाम देना है, फिर मुझे आईडी, नहीं, पहले मुझे आईडी कार्ड नंबर देना है, उसकी बेस पे वेरीफाई होगा मेरा नाम, उसकी बेस पे मेरा वेरीफाई होगा थंब इम्प्रेशन। तो बेसिकली 3-4 चीजें उसके अंदर आ गई ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज, अब स्केलेबिलिटी का एक इशू है जिसपे लोग काम कर रहे हैं इस टाइम तक। गालबन कंसेंसस, अभी हम जब कंसेंसस एल्गोरिथम में जाके बात करेंगे तो आपको शायद ये चीज और ज्यादा समझ में आएगी। बहुत सारे कंसेंसस एल्गोरिथम इस टाइम बन रहे हैं और मैं बड़ी ख्वाहिश करता हूँ कि पाकिस्तान में से भी लोग इसको बनाएं, ठीक है, कि कल को कोई कंसेंसस एल्गोरिथम ऐसा आ जाए, क्योंकि अभी जो कंसेंसस एल्गोरिथम्स है वो आप अपने सिंपल लैपटॉप पे नहीं चला सकते, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले दौर में वो आपके लैपटॉप पे चल रहा हो, आपके मोबाइल पे चल रहा हो, जिस तरह मैंने बात की थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें देखें, ड्रॉबैक्स आर देयर। आपको ये जानना इसलिए जरूरी है, कल को आप जब एज ए आर्किटेक्ट, एज ए प्रोग्रामर या एज ए रेगुलेटर इसके अंदर जॉब करें या काम करेंगे, तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है पहले से कि आपने किस किस चीज को देखना है। जस्ट लाइक आई एम अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो मुझे पता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है, मैंने कैसे उनको हैंडल करना है। या एज ए आर्किटेक्ट मुझे पता है कि मुझे कौन सा जो है कंसेंसस एल्गोरिथम यूज करना है, ठीक है। ओके, ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंप्यूटेशनल पावर की बात हो रही है इस टाइम। कितनी यानी पावर कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड है, आपको एनर्जी एफिशिएंट चीज नहीं है ये इस टाइम। अच्छा, ये जिस तरह अभी मैंने बात की थी ना कि व्हाई नॉट डेटाबेस, दोनों में फर्क है। यानी अभी देखें, जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें होती हैं ना, होता ये है कि आपको मिक्स एंड मैच करके चीजें चलनी पड़ रही होती हैं हमेशा। हम्म, आपको ना मिक्स एंड मैच करके चीजें करनी पड़ रही होती हैं। इसी तरह जब आपने डेटाबेस कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, ब्लॉकचेन पे आपको कब जाना है और कब नहीं जाना है। जैसे हम में से कोई अगर ये सोचे, यानी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग से जब डिस्कशन होती है तो वो कहते हैं सर ब्लॉकचेन फौरन तो नहीं आ जाएगा। तो ये तो मैं भी नहीं कह रहा कि फौरन आ जाएगा। दुबई पिछले 10 साल से काम कर रहा है इसके लिए। अब आके वो सोच रहे हैं कि जी हम ब्लॉकचेन पे पूरे का पूरा सिस्टम लेके आ सकते हैं। और मजे की बात है कि वो हर साल उनका जो है वो बढ़ जाती है एक चीज। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हमने अब इसकी तरफ आना शुरू किया। हमें लेकिन हमें कम टाइम लगेगा बिकॉज अब चीजें कुछ मेच्योर हो चुकी हैं, हम उनसे कुछ चीजें सीख लेंगे, फौरन चीजें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हमें भी उतनी शायद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अभी हम कुछ डेटा डेटाबेस से उठा लेंगे, कुछ डेटा जो नया डेटा आ रहा है उसको हम ब्लॉकचेन पे रखना शुरू कर देंगे।
बाकी जो पुराना उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकचेन पे लेके आना शुरू कर देंगे। ये उस तरह की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी कि आपने तमाम जो आपके थे ना लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पे जो जब बना, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, स्कैन कॉपीज जो आपकी सारी की सारी रख के कह दिया गया वो हम डिजिटल हो गए। दिस इज नॉट दैट डिजिटलाइजेशन, ठीक है, दिस इज फार मोर डिफरेंट, ठीक है। तो आपको अगर यानी डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम, ये सब चीजें अगर आपको यानी कि ये स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है ना, अब डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ी सी इस पे बात करता हूँ, आगे चल के शायद ज्यादा डिटेल में आए। डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम ये थी 1990s में। बिटकॉइन इज नॉट द फर्स्ट डिजिटल करेंसी। 1990s में एक डिजिटल करेंसी बनाई गई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मैं एट ए टाइम, देखें डॉलर या रुपया तो ऐसा है ना कि मैं एक ही बंदे को पकड़ाऊंगा। हाँ, एक तरीका यह है कि मैंने अगर दो लोगों को देना है, मैं उसको आधा आधा करूं, दोनों के काम करना, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, जो पहली बनी, कि मेरे पास अगर $1 है या $100 है, मैं जी वो दो लोगों को भेज के अपनी जान छुड़वा सकता था कि मैंने दो लोगों को भेज दिया, लेकिन उसकी बैक पे कोई चीज नहीं थी। तो गवर्नमेंट को नुकसान होना शुरू हो गया कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बैक पे कुछ नहीं था। अब वो दो लोगों को भेज दी गई, तो बेसिकली तो मनी जनरेशन ज्यादा हो गई ना। देखें पाकिस्तान की करेंसी क्यों नीचे है इस टाइम, रीजन बिहाइंड के पीछे गोल्ड उतना नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, हमारे रिजर्व उतने ज्यादा नहीं है। इसीलिए जब रिजर्व नहीं होते और आप करेंसी छाप लेते हैं, तो इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जो आखिरी लेक्चर उसमें आपको थोड़ा सा क्रिप्टो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी कुछ बता सकूं, अगर टाइम हमारे पास रहा तो, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सीबीबीएफ का है, तो उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं थोड़ा बता सकूं फिनटेक का और क्रिप्टो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो चीजें बेसिकली इस तरीके से चलती हैं। ब्लॉकचेन ने और बिटकॉइन ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की कि जी आप अगर डबल स्पेंडिंग करते भी हैं, आपके पास सिंगल बिटकॉइन या सिंगल डॉलर है और आपने वो दो लोगों को भेजा, जिसके चेन ने उसको पहले वेरीफाई कर दिया, जिसके लोगों ने, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा। आप डबल स्पेंडिंग नहीं कर सकते। इसी तरह आप, जिस तरह हम अब इसको डिफरेंट चीज में लेके जाते हैं, सर्टिफिकेट, जैसे मैंने भी बात की, हमारे यहां तो लोग मैट्रिक बाद में करते हैं, एमएससी पहले कर लेते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरी एमएससी के लिए जरूरी होगी कि मैंने मैट्रिक किया हो, मैंने एफएससी भी की हो, मैंने बीएस भी किया हो। अगर मैं इसको डुएल करने की कोशिश करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है आप सबको। कोई एक बंदा अगर यस लिख दे तो दैट्स फाइन विद मी, ओके दैट्स कूल। अच्छा, अभी हमने कुछ बात की, जैसे अभी ये जो बात की, बल्कि आप इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हमने शेयर्ड लेजर की जो बात की, इतनी सारी मैंने मिसालें दे दी हैं, ठीक है। तो शेयर्ड लेजर किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि डेटा रेप्लिकेटेड होता है, हर बंदे के पास सेम डेटा पड़ा होता है, तो उसको कोई फोर्ज नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो टाइम स्टैम्प डेटा है वो फौरन पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये वो चीज है जो मैं ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा था, कि हम लोग, हमें किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, जैसे बायर और सेलर की हमने बात की, तो बायर को सेलर पे जरूरत नहीं है, बिकॉज बीच में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, एक थर्ड पार्टी। जैसे हम क्या करते हैं, यानी आप में से आई होप सारे मेरे से बहुत यंग हैं, तो मुझे नहीं अंदाजा आप लोगों ने क्रिकेट या जिम वगैरह कितना को, जैसे हम क्या करते होते थे, जब मैं सॉरी मेरा कुछ बैकग्राउंड एक्चुअली बॉक्सिंग वगैरह का भी रहा हुआ है, तो हम करते थे कि जी अच्छा हम पुशअप्स इतने लगाएंगे, तो वो पैसे जो है ना, हम एक दरमियान वाले बंदे के पास रखवा देते होते थे कि इसने जितने मिल्क शेक पिलाने हैं, ठीक है जी, जो जीतेगा, तो दरमियान वाले बंदे के पास पैसे रखवा दिए जाते थे। जमाने की बातें हैं, तब इस्लाम इतना नहीं पता था, ठीक है ना, तो इसलिए फतवे ना लगाना शुरू कर देना यार मेरे ऊपर, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक मिडिल मैन जो होता था ना, वो हमारे लिए बहुत मोतबर हुआ करता था तब, जिसके पास दोनों, क्योंकि उसने फिर एंड पे जाके तो अच्छा जी ये विनर हुआ है, इसको पैसे वापस करने हैं और दूसरे के पैसे से मिल्क शेक पिलाना है सबको, ठीक है। तो
इसी तरह अब वो सेलर और बायर की बात आ रही कि दरमियान में पैसे पड़े हुए हैं, बायर के लिए वेरीफाई, वो बायर किसी गलत जगह को नहीं भेज रहा, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, बायर किसी गलत जगह पे नहीं भेज रहा उसको, यानी वो पहले से वेरीफाई हो गई चीज, बायर को ये फायदा हो गया। उसने क्या किया, जो था सेलर, सेलर के पास कोई गलत चीज जा नहीं रही, अगर वो उसको वेरीफाई नहीं करता और उसको सिस्टम के पास नहीं भेजता कि जी चीज वेरीफाइड है, तो वो वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि जब वो वेरीफाई करेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज वो, तो इस तरह क्वालिटी भी मेंटेन हो गई, हमने क्वालिटी इंश्योरेंस की बात की थी, ठीक है, इस तरह उसको किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत, तो ट्रस्टलेस नेटवर्क भी बन गया पूरे का पूरा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग लगता है कई दफा, लेकिन आप लोग इस पे परेशान ना होइएगा। सर मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, आपने रेज हैंड कर तो लिया लेकिन मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मर्कल ट्री होता ये है, देखें, बल्कि इस डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। होता ये है कि अभी हमने हैश की बात की थी, प्रीवियस हैश। अच्छा, एक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक ट्रांजैक्शन नहीं होती, ठीक है, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन इज समथिंग, उसके बाद ब्लॉक वेरिफिकेशन इज समथिंग, ठीक है। ब्लॉक के अंदर सपोज करें ब्लॉक का जो साइज है दैट इज 1 MB, 100 KB, 1000 KB, सॉरी, ठीक है, और आपकी एक ट्रांजैक्शन 100 KB की बन रही है, मिसाल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। तो जब तक उसमें 10 ट्रांजैक्शंस नहीं हो जाएंगी वो ब्लॉक जनरेट नहीं हो सकेगा, या वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा सकेगा, ठीक है। वो जो हैश बनता है ब्लॉक का, वो इन रूल्स के थ्रू बनता है, ट्रांजैक्शन ए और ट्रांजैक्शन बी से एक हैश जनरेट हुआ, उन ट्रांजैक्शन का एक हैश बना, उसको उसने ज्वाइंट करके फिर एक हैश बना दिया, इस तरह मल्टीपल ज्वाइंट होते होते जो एक रूट हैश बनता है वो अगले ब्लॉक में ऐड होता, वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता, ठीक है। काश ये चीज मुझे इस तरह किसी ने समझाई होती तो मैंने इतनी किताबें ना टटोली होती, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक ये इवन नंबर रहेगा तब तक तो बड़ा स्मूथली चलता रहेगा, लेकिन जब ऑड नंबर बन गया, अब क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी एक कॉपी बनाएगी और फिर उसको बनाना शुरू करेगी, जहां जैसे ही वो ऑड होगा वो अब साथ ही अपनी एक कॉपी बना लेगी और फिर ऐड होता होता एक रूट हैश बन जाएगा, ठीक है। ओके, मैं अगेन शेयर कर देता हूं यार, ये लें, ओके, सॉरी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग यानी ये लोगों, अच्छा मजे की बात है कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है समझना, आपको कभी ये होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आपने डेवलपमेंट करनी है, जब आपने एज ए आर्किटेक्ट काम करना है, तो आपको ये रूल्स पता होने जरूरी है कि कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आर्किटेक्ट में शायद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, बिकॉज उसमें आप यूज केसेस, व्हाइट पेपर, जो जो काम मेरा है मैं करता हूँ, रेगुलेटर, लेकिन एज ए डेवलपर आपको ये चीज पता होनी जरूरी है कि ये काम कैसे करती है। ये ना हो कि वहां पे आप एक डिजाइन कर रहे हो तो आपका रूट हैश ऑड में बन रहा हो, एंड पे आपके कुछ और ही चीज बननी शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये मर्कल ट्री समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा चलें, कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, बेसिकली देखिए, ऑड का मतलब ये है कि अभी हम इसको जो यहां पे आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, सपोज करें इसमें ये चौथी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये 3 ट्रांजैक्शन है, इन दो को तो ये ऐड करके ए बी हैश बना दिया इसने, इस सी को क्या करेगा, ये सी की एक कॉपी बना लेगा, ट्रांजैक्शन C1, ठीक है। अब वो क्या होगा, C1 यानी कि C+C1 एक हैश जनरेट हो जाएगा, तो अब वो फिर 2 हैश बन गए, अब वो यूं ही कॉपी होते 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 बेसिकली
आगे की तरफ चलती जाएगी चीज। आई होप आप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यार 180 डिग्री रोटेट करके क्या करूंगा, मुझे नहीं समझ आ रही। खैर, अच्छा अब आते हैं, इसको सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना है क्योंकि ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस स्लाइड को सिर्फ एक नजर पढ़ लीजिए ताकि फिर मैं आगे मूव करूं। ठीक है, और मैं मर्कल ट्री दोबारा एक दफा कर देता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो। लेकिन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, इस तरीके से किसी ने मुझे समझाया होता ना तो ओके, देखें मर्कल ट्री पे दोबारा बात करते हैं। मर्कल ट्री का मकसद क्या है? मकसद है एक सिंगल हैश बनाना जो कि वो अगले ब्लॉक में सेंड कर सके। एक सेकंड में आपको वो डायग्राम इसमें, या ये जो हैश है बेसिकली प्रीवियस उसका जो उसने नेक्स्ट में भेजना है, ये रूट हैश है। इसको बनाने के लिए वो क्या करता है, मर्कल ट्री बनाता। मर्कल ट्री से बनता है ये, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं और हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक हैश बनता है। सब मुझे सिर्फ इतना बता दें, यहां तक बात क्लियर हुई है? ठीक है, ओके ग्रेट। अब होता क्या है, अभी यहां पे चार की मिसाल लेते हैं, हम अभी ऑड को भूल जाएं आप लोग थोड़ी देर के लिए। इसने क्या किया, अच्छा मेरा कर्सर भी आप लोगों को नजर आ रहा है मूव होता हुआ? ओके दैट्स कूल। ओके, ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अगेंस्ट उसने एक हैश बनाया, बी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट भी उसने हैश बनाया। अब सपोज कर लें ये पूरा एरिया यहां पे नहीं है फिलहाल के लिए, ये जो एरिया है ना ये यहां पे मौजूद नहीं है, ये सी डी वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये जब उसने ए और बी के हैश को आपस में ऐड किया तो ये आपका जो हैश ए एंड बी है ना, ये इस टाइम आपका रूट हैश है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुई है कि इस केस में कौन रूट हैश बनेगा? ओके दैट्स कूल। अब हम लेके आते हैं अगली जो चीज है। ठीक है, सपोज कर लें आपके पास दो से ज्यादा, या चलें दो को छोड़ दें, आपके पास एक ही ट्रांजैक्शन है ब्लॉक में। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा उसकी एक कॉपी, यानी ये ए है ना, ये ए की बनाएगा एक कॉपी और उसका हैश सेम जनरेट करेगा और फिर दोनों हैशेस को ऐड कर देगा आपस में। तो फिर यहां पे एक हैश बन जाएगा विच इज ए प्लस A1। अब बात क्लियर हुई है? देखें इन ऑड नंबर, यही बात कर रहा हूं, बात को फिर समझिएगा। अभी हमने दो से मिसाल ली थी, आप छोड़ दें, अब आप जैसे आप सी और डी को भूले थे, भूल जाएंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन बी और हैश बी है, सिर्फ ट्रांजैक्शन ए मौजूद है। ट्रांजैक्शन ए के साथ ये क्या करेगा, ये एक ट्रांजैक्शन ए की कॉपी बनाएगा। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को, यानी उसने एक कॉपी जनरेट कर दी ट्रांजैक्शन A1 के नाम से। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। उसने उन दोनों का हैश क्रिएट किया, हैश ए और हैश A1। तो ऊपर जाके अभी ए बी बन रहा है, हैश A1 और ए, यानी कि बेसिकली ए और A1 बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये फिर रूट हैश जो ए बी आ रहा है, ये बेसिकली ए और A1 बन जाएगा, यानी डबल A1 बन जाएगा। अब बात क्लियर हुई है? ग्रेट, ओके, ये हमने देख ली थी।
इसको भी एक दफा पढ़ लीजिए, शेयर्ड लेडजर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ताकि हम जो है ना उसकी तरफ जा सकें। आगे की तरफ मूव आगे अगली स्लाइड भी आप लोगों के पढ़ने वाली है उस पर, यानी कि क्योंकि हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब ये 2-3 स्लाइड्स आप लोगों को एक्चुअली गौर से बस पढ़नी है। अच्छा, इसका जो तीसरा पॉइंट है, ये याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई और मेरा डेटा क्या कहते हैं वेरीफाई करने वाला नहीं है, तो मेरे पास एटलीस्ट अपना डेटाबेस मौजूद है। राइट नाउ गूगल इज ओनिंग माय डेटा, नॉट मी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, हमने ब्लॉकचेन देखें, ये 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं एक ब्लॉकचेन के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा प्लीज। ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप एक दफा पढ़ लीजिए। तो मेरा ख्याल है कि हम 10 मिनट में अगली चीज कवर कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, ताकि फिर जो है ना मैं मेरा इरादा तो तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा स्लाइड्स थी, ताकि हम आधा एटलीस्ट आज कवर कर लें। तो जो प्रिपरेशन मैंने की थी 2000 अराउंड 80 स्लाइड्स, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अगर 40 भी कवर कर लें तो बहुत बात है। ठीक है, ओके, अब आते हैं थोड़ा डिटेल में। अच्छा, एक हमारे पास सेंट्रलाइज में, ये इसलिए ये टॉपिक शुरू करने लगा हूँ बिकॉज ये जल्दी समझ में आ जाएगा, बिकॉज डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम आती है, अथॉरिटीज, किसी भी चीज की कोई ना कोई अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी आपको उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है, वो आपको लूट भी सकती है, छूट भी दे सकती है। ये तो अथॉरिटी के ऊपर है, किसी भी चीज की अथॉरिटी। ठीक है, अगर हम इन चीजों के ऊपर मूव हो जाए, ये नेटवर्क एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो आई थी, सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अभी एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम के हवाले से आपको जो चीज किताब में लिखी, देखें एक दो नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इस टाइम। एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट बन गए हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़े पुराने हैं, लेकिन मैं पढ़ा इस वजह से रहा हूँ बिकॉज आपको एग्जाम के लिए जरूरी है और सीबीबीएफ का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझना जरूरी है। अभी दो कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। डिस्ट्रीब्यूटेड इज नथिंग। ठीक है, सेंट्रलाइज पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर ली है। ठीक है, सिंगल अथॉरिटी है, तमाम यानी कि आपके जो, तो कभी भी कोलैप्स चीजें कर सकते हैं, और इसमें जो है ना यानी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यानी आपका डेटा सेंटर अगर सपोज करें अभी डाउन हो जाए तो क्या होगा? यानी गूगल सपोज करे आज डाउन हो जाए तो हम सारे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। सपोज मुझे सबसे ज्यादा उन लोगों की फिक्र हो रही है जो गूगल डॉक्स यूज करते हैं और जिनके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स गूगल डॉक्स पे हैं। ठीक है, वो बेचारे क्या करेंगे? उनका तो ऑफिस बैठ जाएगा, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं काम आएगा उनका। ठीक है ना, तो इसलिए अपने पास जरूर रिकॉर्ड रखा करें अपनी चीज का। ठीक है, देख रहे हैं सिंगल अथॉरिटी का प्रॉब्लम क्या है? बेनिफिट्स आर देयर, लेकिन जो ड्रॉबैक्स हैं वो कितने बड़े मेजर किस्म के ड्रॉबैक्स हैं। जैसे डेटा सेंटर का ड्रॉबैक, जो मुझे ना, जब मैं डेटा सेंटर डिजाइन किया करता था तो हम साथ डीआर साइट बनाते थे। अगर आप लोगों ने नाम सुना, डिजास्टर रिकवरी साइट, बैकअप डेटा सेंटर। ठीक है, आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाके जो डेटा सेंटर की सर्विसेज दे रहे हो ना, पीटीसीएल और वट कोई भी इस तरह की कंपनी, तो आप जाके देख सकते हैं कि दे हैव देर एक और डेटा सेंटर जो कि बिल्कुल उसका 50% है, उसके ऊपर रेप्लिकेट हो रहा होता डेटा। ठीक है, अब सपोज कर लें डेटा सेंटर में आग लग गई, खुदा ना खास्ता, और दूसरा डेटा सेंटर जो डिजास्टर रिकवरी का वो अप ही नहीं हुआ बेचारा, क्या हुआ? बढ़ गया जरा कुछ?
ठीक है, वही बात, गूगल की सर्विसेज आज बंद हो जाए तो हम सारे रह जाएंगे वहीं पे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज में। इसमें मल्टीपल अथॉरिटीज बना दी जाती हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ, हमने शायद कल बात की थी, मुझे अभी याद नहीं है। एक नैब अपना ब्लॉकचेन बनाएगा। जैसे चलें यूनिवर्सिटी, आप लोग माशाल्लाह आप में से यूनिवर्सिटी वाली मिसाल ज्यादा समझ में आएगी। हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना ब्लॉकचेन बना लिया, ठीक है, जिसके ऊपर उनकी सर्टिफिकेशन चल रही हैं, उनके डेटा पड़ा हुआ है, सब सारी चीजें उनके उनकी चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब यूएमटी का अपना है, यूओएल का अपना है, लम्स का अपना है, जीसीयू का अपना है, ठीक है, बेताशा बन, वो सारे एक को रिपोर्ट करते हैं जो कि एचईसी का है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन। अगर मुझे एज ए इंडिविजुअल किसी की सर्टिफिकेट, मुझे अपनी कंपनी में किसी बंदे को हायर कर रहा हूं, मुझे उसका सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाने हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी को नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एचईसी के पास जाऊंगा, एचईसी की ब्लॉकचेन पे जाके चेक करूंगा क्या ये बंदा वहां से ऑथोराइज्ड है, क्योंकि अगर वो वहां से ऑथोराइज्ड है, मतलब वो यूनिवर्सिटी से भी ऑथोराइज्ड। ठीक है, आई होप ये मिसाल समझ में आ रही होगी सबको। तो इस तरीके से ये जो आपका जो है डिसेंट्रलाइज इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये आप कुछ इसकी चीजें इसको पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसा ऐसा ऐसी चीज नहीं है, हमने बहुत ज्यादा डिस्कस की है। अभी जब केस स्टडीज में जाके ज्यादा बात करेंगे तो आपको और इन चीजों की समझ में आएगी। अच्छा, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड में भी इसी किस्म की चीज है, इसलिए डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो वो ये है कि आपका डेटा का टुकड़े जो है वो मल्टीपल जगहों पे पड़े हुए हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। लाइक टोरेंट आप डाउनलोड करें, कभी उसके पीयर्स को चेक कीजिएगा, वो डिफरेंट जगहों से उठा के पूरा कर रहा होता सिस्टम। ठीक है, वो एक जगह से नहीं पूरा डेटा उठा रहा होता, थोड़ा कहीं से थोड़ा कहीं से, आखिर में जाके उसको मर्ज कर देता। यानी आप इसकी वो मिसाल ले लें, आपने जिप फाइल की, ठीक है, और उसको 1 GB की फाइल थी, आपने उसको 100 MB करते करते उसकी जो है ना 10 टुकड़े बना दिए और सेंड कर दिए। ठीक है, जब आपने सेंड किए, अब 5 एक ईमेल में कर दिए, 5 दूसरी ईमेल में कर दिए। अब कोई अगर उसको फेच कर भी ले तो वो 5 आएंगे, वो जब उसको दोबारा अनजिप करने की कोशिश करे तो बाकी 5 उसके पास नहीं होंगे। अच्छा, इसकी एक मैं पुरानी मिसाल देता हूँ। वही बात, आप लोगों ने होपफुली ये काम नहीं किए होंगे। विंडोज जो थी ना पहले, आज से बहुत साल पहले चले जाएं, 2000 2001 की बात कर रहा हूँ। विंडोज 45 के 96 फ्लॉपीज पे आया करती थी। ठीक है, और एक फ्लॉपी भी करप्ट निकल आती थी ना, आपकी रातें बर्बाद हो जाती थी। ठीक है, यूनिक्स गालमन 46 उस पे आती होती थी, फ्लॉपीज पे। आप एक के बाद दूसरी डालनी, आप सपोज करें आपने एक निकाली और गलती से तीसरी वाली डाल दी ना, वही सब कुछ गड़बड़ हो गई। कई दफा पता क्या होता था, वो 95 जो 97 जो फ्लॉपीज आती थी ना, आप पूरा ठीक ठाक चल रहा, आखिरी फ्लॉपी में कोई फॉल्ट निकला। ठीक है, अब खुद सोचे आप, मैं किस दौर की बात कर, तब तो पीसी भी इतने वो नहीं हुआ करते थे कि आपने ठग करके की तो, ना इंटरनेट इतना होता था कि फटाफट डाउनलोड कर ली। ठीक है, 56K का इंटरनेट आप यूज करते थे, डाउनलोड भी नहीं कर सकते थे चीजें। तो अब आप खुद सोचें कि किस तरीके से चीजें होती थी। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड, और आई होप ये सब चीजें आप लोगों कवर हो गई होंगी चीजें, बाकी और पढ़िएगा। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं फिर भी समझ आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वो इतना बड़ा मसला नहीं। ये ब्लॉकचेन के कुछ बेसिक्स हैं जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं, इनको एक दफा पढ़ लीजिए। ऑटोमेटेड, टेम्पर प्रूफ, शेयर डेटा, ट्रांसपेरेंट एंड रेजिलियंट, यही फवायद हैं, यही इसके बेसिक्स हैं, इसी पे यही इसके पिलर हैं जिसके ऊपर ब्लॉकचेन खड़ा होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहां पे मैं छोटी सी एक बात करता हूं, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की। देखें, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग इसलिए यूज की जाती है ताकि हर नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड रहे और आपका डेटा रेजिलिएंट बन सके और हर टाइम अवेलेबल हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है
कि कभी भी आप जो है यानी वही 98 लोगों में से 4 लोग नहीं है तो आपका डेटाबेस वहीं पे बैठ गया, नहीं, वो बाकी 94 लोग उसको देख सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें जी, इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अगली बड़े मजे का चीज है, लेकिन ये थोड़ी डिटेल हो जाएगी, तो हम कल इसको इससे डिस्कशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज टाइप्स ऑफ अ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल इसको खत्म करते हैं। एक सेकेंड, लेट मी ओपन चैट। अच्छा, मैं एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ 15 मिनट्स तक लूंगा। अच्छा, आप लोग जिन्होंने एक्चुअली वो नहीं ना लगाई, जस्ट होल्ड ऑन, अटेंडेंस लगा दीजिएगा ताकि एक रिकॉर्ड बनता रहे। ओके, जी राहिल भाई, राहिल भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिसेलिएंट समझ नहीं आया, रिसेलिएंट। रेजिलिएंट देखें, कहते हैं बेसिकली जो चीज हमेशा अवेलेबल रहे। एक रेजिलिएंट नेटवर्क होता है ना, कि रेजिलिएंट बना दिया कि वो हर टाइम पे अवेलेबल है। बेसिकली जो कनेक्टेड, देखें पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का फायदा है ये कि आपका डेटाबेस हर टाइम पे कनेक्टेड है। ठीक है, दैट इज रेजिलिएंट, रेजिलेंसी उसे कहते हैं। और शेयर्ड लेजर बता। सॉरी, शेयर्ड लेजर। शेयर्ड लेजर का मतलब ये है कि वो लेजर हर बंदे के पास एज इट इज रेप्लिकेटेड अवेलेबल है। ठीक है, सही। जैसे हुफाज़े कराम की बात अगर हम करते हैं तो हर एक के दिमाग में सेम कुरान है ना। ठीक है, तो वो अपने शेयर, वो बेसिकली शेयर्ड लेजर है सबका। ठीक है, कि सेम इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास अवेलेबल हो। सही। ठीक हो गया, सही। जज़ाक। जी नकीब भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मुझे समझ नहीं आया, ट्रांजैक्शंस का जो आप बोल रहे हैं कि ऑड में आ जाए, तो ट्रांजैक्शन तो कंटिन्यूसली होती रहेंगी ना, तो वो कब जी उसको जी, ट्रांजैक्शन, कब जी उसको कब वो क्या? उसको मतलब तोड़ेगा, या कब उसको रिकॉर्ड करेगा कि वो उसको इवन या ऑड मिलेंगी? कोई टाइम देखें, पीरियड होगा, क्या होगा ये मैंने चीज? देखें, मैंने आपको एक मिसाल दी थी छोटी सी, कि ब्लॉक का एक साइज है। ठीक है, ब्लॉक का साइज जैसे ही पूरा होता है, वो अब अगली ट्रांजैक्शन उसमें नहीं आ सकती। जैसे आपके लैपटॉप की ना एक मेमोरी है, ठीक है, दैट इज वट एवर 1 टेराबाइट। अब जैसे ही 1 टेराबाइट पूरी होती है तो वो आपको डेटा कॉपी नहीं करने देगा। राइट राइट राइट। ठीक है, अब बात पहुंचे वहां तक। अब उसमें जितनी जी जी ट्रांजेक्शन बिल्कुल। वो ऑड होंगी, इवन होंगी, तो वो उस हिसाब से वो उसको काम करेगा उसके ऊपर। ठीक राइट, है, हाँ अब आ गया सर। राइट राइट। ठीक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, जी पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? सॉरी, नेटवर्क हमने, सॉरी। ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। आपने आपका बैकग्राउंड क्या, मुझे थोड़ा सा अगर बता सकें आप तो। मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, मैं एसीसीए कॉमर्स का कर रहा हूँ। बैकग्राउंड है, ठीक है, ओके दैट्स कूल। अच्छा देखें, एक नेटवर्क होता है मैश नेटवर्क। मैश का अंदाजा है? कभी आपने मैश सैलेड खाया? नहीं। नहीं खाया। वो बेसिकली जिसको कहते हैं ना, हमारी पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं कचूमर सैलेड। ठीक है, कि हर उसमें हर चीज जो है ना मिक्स हुई होती है। ठीक है,
इसी तरह मैश नेटवर्क होता है, ठीक है, सही जिसके अंदर हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है, सही सही ठीक है। इसी को कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें हर पीयर, पीयर मीन कंप्यूटर सही या आपका साथ वाला कोई बंदा, ठीक है, या नोड, वो आपस में तमाम की तमाम एक दूसरे से कनेक्टेड हो, दैट इज पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। ठीक ठीक, थैंक यू सर। बात समझ आ गई? जी जज़ाकल्लाह। जी। जी तलहा भाई। हेलो हेलो, जी तलहा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, इसकी हम मिसाल व्हाट्सएप के जरिए नहीं ले सकते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर भी हम कोई डेटा जब सेंड करते हैं तो तकरीबन जितने भी मेंबर होते हैं उन सबके पास पहुंच जाता है, यानी हमारा डेटा उसके पास भी सेव हो जाता है। ग्रुप में भेजें या हम किसी को पर्सनल भेजें तो हम अपने पास से अब डिलीट कर देंगे, लेकिन उनके पास से डिलीट नहीं होता है वो। एक्चुअली व्हाट्सएप की रेलेवेंसी नहीं बनती, मैं इसलिए व्हाट्सएप की मिसाल दे नहीं सकता यहाँ पे आपको, रेलेवेंसी नहीं बनती उसकी कोई भी, जी सर। ठीक है ना। ठीक है सर। यानी आप उसको ये समझने के लिए तो आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वंस आपने पिक्चर भेज दी, यस सर। बात गौर कीजिएगा, ठीक है, रेलेवेंसी क्यों जी। नहीं बनती मैं इसलिए कह रहा हूँ, वंस आपने पिक्चर भेज दी, जैसे मेरे मोबाइल पे तो चले लगा हुआ है कि जी मुझे, क्योंकि मैसेजेस माशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैंने उस पर ना चेक लगाया हुआ है कि जी मुझे मेरे से पूछे बगैर डाउनलोड ना हो। अगर आप डिलीट कर देंगे वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन अगर वो डाउनलोड हो गई तो वो डिलीट नहीं हो पाएगी, तो मैं ओनर नहीं रहूंगा अपने डेटे का। अब मतलब समझ आ रहा है? ठीक है सर, सही सही। ठीक है, ठीक है जज़ाकल्लाह। सर, थैंक यू सर। जी अवैस भाई। मुझे अवैस भाई की आवाज नहीं आ रही। ओके, जी राहील भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम सलाम। एक सवाल है, नॉर्मली जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसके साथ कोई ना कोई फीस एसोसिएट होती है। अगर हम अपनी फीस को सॉरी, बिल्कुल कम अगर हम अगेन, कम अगेन। सर हम कोई भी बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके साथ उसकी कोई ना कोई फीस अटैच्ड होती है, ठीक है ना। अगर फीस उसकी बिल्कुल लोअर हो तो नॉर्मली माइनर उसको इतनी जल्दी पिक करते नहीं और वो मैम पूल के अंदर अराउंड 72 आवर्स तक रहती है और इसके बाद वो डिलीट हो जाती है। अगर इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी जो आपके मैम पूल से डिलीट हो जाती है, दैट मीन हमने जिसके साथ ट्रांजैक्शन की उसको क्या वो लॉस होगा या वो क्या चीज़ होगी? या या एक्चुअली इस बहुत माजरत के साथ, लेकिन आपका ना क्वेश्चन इस कोर्स से रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, बहुत माजरत। ये जो है ना, मैं इसका पर्सनली आपको क्वेश्चन आंसर दे सकता हूँ, लेकिन अभी कोर्स से रेलेवेंट रहे तो बहुत मुनासिब है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी आज भाई। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, कल भी मैंने यही क्वेश्चन किया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज में डिफरेंस। आज आपने जो डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज पढ़ाया है, इसमें जो है ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जी बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है ना सीएस फील्ड से ही है। मैंने सेकंड ईयर में टोपोलॉजीज करी थी, जिसमें मैश टोपोलॉजी का भी आपने जिक्र किया था। मैश टोपोलॉजी काफ़ी हद तक रिलेटेड है उससे, डिसेंट्रलाइज से, ठीक है। और जो हमारे पास वो आती है डिस्ट्रीब्यूटेड आती है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, डिसेंट्रलाइज से रिलेटेड आती है ट्री टोपोलॉजी, और मैश आ रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड से। तो सर ये इसमें अब थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन ज़्यादा कर दें तो बहुत मेहरबानी देखें होगी। देखें याज भाई, छोटी सी बात इसके अंदर ये है, जैसे मैंने बात की ना, अभी दो चीजें चल रही हैं। यानी अब ये जो हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी, तो कुछ कॉन्सेप्ट इसमें पुराने हैं और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें नए आ गए। लोग इसको आगे की तरफ, जैसे आगे की तरफ जाते जाएंगे, कंसेंसस एल्गोरिदम भी बेहतर होते जाएंगे चीजें।
तो अभी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की चीजें चलती हैं, ठीक है। देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड का मेनली मकसद या मतलब ये होता है कि डेटे के पार्ट्स डिफरेंट जगहों में पड़े हैं। जैसे मैंने बिट टोरेंट की आपको मिसाल दी, टोरेंट की मिसाल इसलिए दी कि उसमें वो डिफरेंट जगहों से चीजें उठा रहा होता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब यहां पे ये है कि आपने वो जो मैंने एचईसी वाली मिसाल दी थी कि एक डिफरेंट जगह पे आपने एक नेटवर्क बनाया, उसको आपने एक मेन नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, फिर इसी तरह तो बेसिकली सारे नेटवर्क आप अपने आप में कनेक्ट हो गए, लेकिन एक दरम्यान में एक मेन नेटवर्क इज अवेलेबल वहां पे है, ठीक है। तो बेसिकली ये उस तरह अभी फिलहाल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज चल रही है, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। जी एचपी भाई, सॉरी आपका नाम एचपी लिखा था, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा कंप्यूटर नेम है एचपी और मेरा नाम है शफकत। मैं आपसे कल भी आपसे सवाल पूछा था। जी शफकत भाई। अच्छा सर, सवाल ये है कि ब्लॉक का हैश और मर्कल ट्री के हैश में क्या फ़र्क है, और जो नेक्स्ट ब्लॉक में जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश जाता है वो कौन सा होता है? देखें, मैंने यही वो जो मर्कल ट्री के हम बात कर रहे थे ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहले उसको एलैबोरेट कीजिएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ब्लॉक के हैश और मर्कल ट्री के हैश में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं, ये दोनों सेम है। सेम चीज है। जो अब दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड इसलिए है, जो रूट हैश बनता है वो एक्चुअली अगले उसके अंदर जाता है। तो बेसिकली तमाम ट्रांजैक्शंस को हैश को कैलकुलेट करके एक रूट हैश निकालने की जरूरत है। जैसे इसकी मिसाल आप ऐसे लें, आपने घर से बाहर जाना हो, ठीक है, तो आपके मल्टीपल दरवाजे हैं अभी, यानी ये याद रखिएगा, आपने पहले रूम से बाहर निकलना है, घर से बाहर जाने के लिए आपको गेट ही चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन बाकी आपको रूम्स के अपने आप अपने रूम से निकल रहे हैं, आपके वाले साहब अपने रूम से निकल रहे हैं, भाई डिफरेंट अपने रूम से निकल रहा है, लेकिन तीनों को एग्जिट होने के लिए एक गेट चाहिए। उसमें कौन, आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन निकलेगा, जो हेड ऑफ द फैमिली है। तो बेसिकली वो हेड ऑफ द फैमिली इज योर रूट हैश। ठीक है, बात समझ आ गई अब आप? जी जी सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी एहसन भाई। एहसन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं सिर्फ अब ये जिनके रेस हैंड्स हैं सिर्फ मैं उन्हीं के क्वेश्चंस लूंगा और किसी के नहीं लूंगा, प्लीज। जी सजील भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस पे देख रहा था कि जब हम डेवलपमेंट में आते हैं इसमें ब्लॉकचेन में, जी हमें जी साथ जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, सी शार्प या पाइथन या उसके सोलिडिटी वगैरह और मोंगोडीबी डेटाबेस की पूरी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, फिर ही हम उस पे हम कर सकते हैं डेवलपमेंट में। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन क्या है बेसिकली आपका? तो उन लैंग्वेजेस पे अगर आपकी कमांड अच्छी ना हो तो उसके लिए तो उनको भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। देखें, अभी जो है ना इसमें बात यह है कि इसमें मल्टीपल वो आते हैं। अगर आप प्रोग्रामर नहीं है तब भी आप ब्लॉकचेन में आ सकते हैं। मैं पर्सनली प्रोग्रामर नहीं हूँ, ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं ब्लॉकचेन में हूँ। आई एम वर्किंग एज ए ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट एज वेल एज सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है, एज ए रेगुलेटर। तो मल्टीपल इसके अंदर वो चीज़ें हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है और आप कैसे उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ठीक है, लैंग्वेजेस सीखनी है तो आप जावा स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से। जी, ठीक है, ओके। जज़ाकल्लाह। जी फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो मर्कल ट्री का आपने बात की है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं टू मेक इट मोर क्लियर कि मतलब फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, मतलब एक कस्टमर और एक
मतलब एक क्लाइंट सर्विस रिलेशनशिप में किसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हाउ इट विल मूव इन मर्कल ट्री सिस्टम? एक्चुअली देखें, मर्कल ट्री का समझना, जैसा मैंने पहले बात की थी ना, एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको जितनी मैंने शायद दे दी हैं, उसके अलावा और मैं दे नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फाइनेंस की जुबान में इसका जो है कोई इस तरह की एग्जांपल बन नहीं पाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आपके लिए जानना एज ए इंजीनियर जरूरी है। आपको कभी होता हुआ ये नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि अगर आप एक यूजर हैं तो आपको कभी ये होते हुए नजर नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है और कोई नया सिस्टम डिजाइन करना है, देन यू नीड टू नो दैट, बिकॉज आपको इसका एल्गोरिदम उसके अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। ठीक हो गया? ठीक है, जज़ाकल्लाह। यस, थैंक यू। 2 more questions एंड फिर हम मीटिंग को खत्म करते हैं जी। जी याज भाई। सर वो कल आपने बताया था कि आपने जो है ना 1-2 दिन तक वो एक मीटिंग का आपने कहा था कि रखूंगा, जिससे पार्टिसिपेंट को पता लगेगा तो उनका कैरियर और फ्यूचर से रिलेटेड। जी तो सर आपने कहा था उसकी टिकट्स हैं, तो टिकट्स जो है ना बाय करनी पड़ेंगी जैसे जी इस कोर्स की। तो सर मैंने आपको कल भी कहा था कि उसका ना लिंक बता दें, अभी तक उसका लिंक नहीं पता यार, लगा। एक सेकंड, वो तो मेरा ख्याल है खत्म होने लगी है और कुछ देर के अंदर जो है ना, लेट मी चेक, मैं आपको यहीं पे सबसे शेयर कर लेता हूँ। एक सेकंड, वो तो और कुछ देर में जो है ना खत्म होने लगी है, 12 बजे उसका टाइम है मेरा ख्याल है। मैंने कल इसीलिए पूछा था। एक सेकंड सर, एक सेकंड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। ये है, ठीक है, ये आप सबको भी आ जाता है यार। आप इस पर क्लिक करेंगे, यू गेट देयर, और आई थिंक टिकट्स शायद काफ़ी अवेलेबल भी है इधर। ठीक है, ये लिंक है जी, आप इस पे जाके तो फौरन बुक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। 1 more question and जी आबिद भाई। वालेकुम सलाम। सर जैसे कि हम अभी ये कोर्स पढ़ रहे हैं ब्लॉकचेन का, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो सर मुझे पूछना ये था जज़ाकल्लाह। कि नियर फ्यूचर में इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट जी, इसके लिए क्या स्टेप्स उठा रही है? गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है? देखें, जी सर। गवर्नमेंट में मैंने एज सच उस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली एक इनिशिएटिव पे काम कर रहा हूँ। वो इनिशिएटिव कोविड-19 से रिलेटेड है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, जी तो सर। देखें वो कहाँ तक जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के तो उसमें मुझे अभी तक ये चीज़ नज़र नहीं आई, बाय द वे, ब्लॉकचेन। लेकिन देखें, अगर हमसे कोई बंदा कांटेक्ट करे कि जी हम ये करना चाहते हैं, बाकी बाय द वे मेरी कुछ डिस्कशंस चल रही हैं डिफरेंट लोगों से, तो देखें अगर तो कुछ होता है तो देन किस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है सर, बिकॉज मेरा एक इट्स फ्रेंड है इम्पोर्टेंट, वका इट्स इम्पोर्टेंट। सर मेरा जी जी सर, मेरा एक फ्रेंड है, वकार रक्का नाम है उसका, आप बहुत पहचानते होंगे उसे। तो वो अच्छा इस जी। ब्लॉकचेन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। सिंध हाई कोर्ट में उसने भी एक पिटीशन दायर किया था कि इसको वो लीगलाइज कर एक्चुअली, दें। टू बी ऑनेस्ट, वो ब्लॉकचेन लीगलाइज है, वो बिटकॉइन जी के सर। लिए रौला डाल रहा है। सॉरी, आपका दोस्त है माशाल्लाह, वो नहीं बिटकॉइन सर, को सुना लीगलाइज है। करवाना चाहता तो है, मुझे ठीक है, पता है कि वो ब्लॉकचेन किस को तरह नहीं। का ठीक है, बंदा है। ठीक, नहीं नहीं, जी मैं सर। टू बी ऑनेस्ट ना जानता हूँ ना, मुझे पता है, मुझे तो शक्ल भी नहीं पता, आई एम सो सॉरी, लेकिन नाम मैंने बड़ा सुना था भाई का। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली माजर का मैं टीवी शीवी देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल जो है ना अंदाजा नहीं है। टीवी देखे हुए मुझे मेरा ख्याल 20-22 साल हो चले हैं। ठीक है ना जी, टाइम ही नहीं मिलता। जी सर। लेकिन वो जी सर। बिटकॉइन को लीगलाइज करवाना चाह रहा है, वो ब्लॉकचेन को नहीं। ब्लॉकचेन लीगल है भाई पाकिस्तान के अंदर। जी सर, बिल्कुल। मैं यही ठीक है। पूछ रहा था कि उसने जो पिटीशन दायर हाँ किया तो उसका असल मकसद क्या है? हाँ, उसका असल मकसद बिटकॉइन को वो करवाना होगा लीगलाइज, क्योंकि ब्लॉकचेन बिल्कुल। इलीगल नहीं है किसी भी मुल्क में। आप अगर उसको जी एसेट्स सर। पे डिप्लॉय करें, आप उसको डिफरेंट चीजों पे डिप्लॉय करें, तो वो लीगल है भाई। ठीक है ना, बिटकॉइन या ठीक डिजिटल है, ठीक। करेंसी इलीगल है, और वो भी थर्ड पार्टी डिजिटल करेंसी। अगर आज पाकिस्तान जी अपनी सर। कोई डिजिटल करेंसी निकाल लेता तो वो लीगल होगी ना पाकिस्तान। ठीक है, जी सर, बिल्कुल। और सर ठीक है, इस दौर के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक नीड भी है कि क्रिप्टो करेंसी इस तरह निकाल बिल्कुल लिया ऐसा ही जाए। है, बिल्कुल ऐसा जी ही है, सर। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक खैर करे जी, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह। और माइंड ना कीजिएगा मेरा, मैं उस बंदे को नहीं नहीं जानता सर, भाई। ऐसे उससे ठीक है ना, कोई बात नहीं सर। मेरे साथ तो उठता बैठता है, मुझे पता है कि वो किस तरह का बंदा अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, चलें जी।
मैं क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानता। आई एम सो सॉरी, मैंने नाम ही सुना, अपनी इस्लामाबाद वाली क्लास में भी सुना था, यहाँ पे भी सुना ही है। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ओके, तो अब हम इसको करते हैं ख़त्म, एंड विल मीट टुमारो इंशाल्लाह एट सेम टाइम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।